उम्मीद है पहले वाले चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। आज मैं आपको 4th क्लास की पर्यावरण का 7th चैप्टर पौधों में प्रजनन पढ़ाऊंगी कि उनमें पौधों में प्रजनन किस तरह से होता है। आओ पढ़े। 7th चैप्टर है पौधों में प्रजनन। ठीक है, तो इस अध्याय में आप क्या जानोगे? पौधों में के विभिन्न अंग। पौधों के अंग कौन कौन से जैसे जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल, ये क्या है? पौधे के अंग है। पौधों में प्रजनन किस तरह से होता है और बीजों का प्रकीर्णन, क्योंकि बीजों के प्रकीर्णन के बिना प्रजनन होता नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य, जानवर एवं पक्षी इत्यादि में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं जिनसे वे विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करते हैं, उसी प्रकार पौधों में भी विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं जिनसे वे जैविक क्रियाएं करते हैं। पौधों के विभिन्न भाग और उनके कार्य बताएंगे। तो विभिन्न भाग कौन से हैं? पहला है जड़। तो जड़ें पौधों को मिट्टी से जड़कर रखती है तथा ये मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थ ग्रहण करती है। जड़ क्या करती है? जड़ें पौधे को मिट्टी से जकड़ कर रखती है, यानी उसे वहाँ पे ठहराए रखती है, सहारा प्रदान करती है तथा ये मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थ ग्रहण करती है ताकि क्या हो? पौधा विकास कर सके। तना, पौधों के तनों में शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल लगे होते हैं तथा पानी तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और उसे सहारा भी प्रदान करता है ताकि वो खड़ा रहे। पत्तियां सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज की सहायता से भोजन तैयार करती है और इस भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं: पुष्पदल, सिंपल, पुंकेसर तथा गर्भकेसर। ये पौधों के विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, ये पौधे के प्रजनन के अंग होते हैं। ये पौधे के प्रजनन के अंग होते हैं, इसी के द्वारा नया पौधा बनता है। इसमें कई क्रियाएं होती है, उसके बाद नया पौधा बनता है। देखिए नेक्स्ट, बीज की संरचना। पौधों में प्रजनन का सर्वप्रमुख स्रोत बीज होता है। बीज पौधे का वह भाग है जिसमें नया पौधा भ्रूण के रूप में विद्यमान रहता है। ये बीज अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। बीज में क्या होता है? एक नए पौधे का भ्रूण होता है, भ्रूण से ही क्या है? नए पौधे का जन्म होता है। बीज की संरचना कैसी होती है? जब बीज से ही नए पौधे का जन्म होता है तो उसकी संरचना के बारे में तो हम पढ़ेंगे कि उसकी संरचना किस तरह की होती है। तो कुछ चने के बीज लीजिए। चने तो सबके घर में ही है ना अवेलेबल, तो आप सभी क्या लेंगे? कुछ चने के बीज लीजिए। किसी बर्तन में पानी भरकर इन बीजों को उसमें डुबो दीजिए तथा लगभग 10 घंटे बाद आप देखेंगे कि यह बीज थोड़ा फूल जाता है, या फिर आपको रात को सोते समय भिगो देना। आप इसके ऊपर एक बाहरी छिलका देखेंगे, इसे बीजावरण कहते हैं। जो ब्राउन कलर का होता है ना, वो क्या कहलाएगा? बीजावरण। इस छिलके को उतार दीजिए। इसके भीतर 2 दालें आपस में जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। 2 दाल होती है दिखा रखी, इन्हें बीज पत्र कहते हैं। कुछ बीजों जैसे मटर, सेम, चने आदि में बीजावरण के भीतर 2 बीज पत्र होते हैं तथा कुछ बीजों जैसे गेहूं, मक्का, चावल आदि में केवल एक ही बीज पत्र होता है। ठीक है ना? किस किस में 2 बीज पत्र होते हैं? मटर, सेम, चने में। और किस किस में एक बीज पत्र होता है? मक्का, चावल आदि में, गेहूं में। ठीक है, तो अब चने के दोनों बीज पत्रों को खोलने पर उनके बीच एक छोटा सा भ्रूण दिखाई देगा। इस भ्रूण के 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को प्रांकुर कहते हैं तथा निचले भाग में एक छोटी सी जड़ होती है। ठीक है ना, उगी हुई सी दिखाई देता है। तो जड़ क्या छोटी सी जड़ होती है। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर वह भ्रूण की विकसित होकर पौधे का रूप ले लेता है। ठीक है ना, ऊपरी भाग को प्रांकुर कहते हैं तथा निचले भाग को एक छोटी सी जड़ होती है जिसे अंकुर कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर यह भ्रूण ही विकसित होकर पौधे का रूप ले लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बीज के अंकुरण के लिए एक उचित तापक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, एक उचित तापक्रम होगा तभी बीज क्या होगा? बीज में अंकुरण होगा। बहुत अधिक या बहुत कम तापमान में बीज नहीं उगते। 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का औसतन सामान्य तापमान अंकुरण के लिए अनुकूल होता है। बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश सदैव आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, बीज के अंकुरण के लिए उचित तापक्रम की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक या बहुत कम तापमान में बीज नहीं उगते हैं। 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का औसतन सामान्य तापमान अंकुरण के लिए अनुकूल होता है।
तो बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बीज को तो देखो ज़मीन में मिट्टी में दबाया जाता है, तो वहाँ प्रकाश कहाँ होता है, इसलिए बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में बहुत से बीज जैसे टमाटर आदि का अंधकार में अधिक तीव्रता से अंकुरित होते हैं। इस प्रकार के अंकुरण की प्रक्रिया के लिए मिट्टी भी आवश्यक नहीं होती, किंतु अंकुरण के पश्चात नव पौध के लिए प्रकाश एवं मिट्टी दोनों अत्यंत आवश्यक है। लेकिन पौधा जब छोटा सा पौधा बाहर निकल जाता है, उसके बाद क्या है, उसे नवांकुर को क्या, नव पौधे को क्या, प्रकाश और मिट्टी दोनों की आवश्यकता होती है। अंकुरण में कर्मिक अवस्थाएं, अब इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। बीज कर्मिक अवस्था में उगता है। जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो सबसे पहले बीज मिट्टी में से नमी सोखता है। नमी मिलने से बीजांकुरण मुलायम हो जाता है। बताया था ना, जो चने के जो बाहर और चने का जो बाहर का जो कवर है वो क्या कहलाता है, बीजावरण। तो वो बीजावरण मुलायम हो जाता है तथा फूल जाता है। किससे? मिट्टी से नमी लेकर। बीज अपने बीज पत्रों में भोजन संग्रहित करके रखता है। बीज अपने बीज पत्रों में भोजन संग्रहित करके, अब जैसे चने की जो दो दाल सी दिखाई दे रही थी, उन्हें क्या कहा जा रहा था, बीज पत्र। ठीक है। प्रारंभ में बीज के अंदर स्थित भ्रूण बीज पत्रों में संग्रहित भोजन का ही उपयोग करता है। धीरे धीरे बीजावरण फोड़कर यह भ्रूण बाहर आ जाता है। अब बीजावरण में जो इसके बीज के अंदर बीज पत्र थे, उससे क्या लेगा, भ्रूण भोजन ले लेगा और धीरे धीरे क्या होगा, उस बीजावरण को तोड़कर बाहर आ जाएगा। परांकुर सूर्य का प्रकाश पाने के लिए ऊपर की ओर तथा जड़ें मिट्टी से नमी एवं आवश्यक लवण अवशोषित करने के लिए नीचे की ओर बढ़ने लगती है। जड़ें नीचे की ओर जाती है ना, ये देखिए, इसमें देखिए जड़ें नीचे की ओर जाएगी और नवांकुर परांकुर क्या है, सूर्य की ओर आएगा। इसे नवपौध कहते हैं। धीरे धीरे इस पौधे में से हरी पत्तियां निकलने लगती हैं। धीरे धीरे बीज पत्र सिकुड़ने लगता है, क्योंकि इसमें संग्रहित भोजन समाप्त होने लगता है। इस प्रकार बीज में से पौधे का जन्म होता है। अब बीजों का प्रकीर्णन देखिए आप। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। अब पौधे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते हैं, तो अब बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए क्या किया जाए, ताकि वो अनुकूल परिस्थितियां पाकर और नव पौधे बन जाएं। तथा अधिकांश पौधों में बहुत अधिक संख्या में बीज होते हैं। इन बीजों के लिए प्रकृति में कुछ ऐसे संवाहकों की व्यवस्था की है जो इन बीजों को उनके पौधों से बहुत दूर दूर तक बिखेर देते हैं। बीज के इस बिखराव को ही बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। बीजों के प्रकीर्णन में कभी कभी तो बीज स्वयं प्राकृतिक संवाहकों जैसे हवा, पानी आदि के साथ उड़कर अथवा बहकर दूर स्थानों पर पहुंच जाते हैं, तथा कभी कभी वे फल जिनके अंदर बीज विद्यमान होते हैं अन्य स्थानों पर पहुंचकर चटक जाते हैं तथा उनके अंदर स्थित बीज उन स्थानों पर पनपने लगते हैं। आइए बीजों के प्रकीर्णन की कुछ विधियां जानते हैं। तो क्या होता है, कई बार तो क्या होता है, बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जा नहीं सकते हैं, और कुछ पौधों में तो क्या है, बहुत अधिक संख्या में बीज होते हैं, और बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वालों को क्या कहा जाता है, संवाहक। और जैसे बीज के जैसे ये और प्रकृति भी इसके साथ होती है प्रकीर्णन के लिए। हवा, पानी आदि से भी क्या हो जाते हैं, बीज इधर से उधर चले जाते हैं। और कई जानवर जैसे मनुष्य हो या कई जानवर हो, वो पौधों के फल खाते हैं, तो उनके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो वो फल भी क्या हो जाते हैं, इधर उधर खाने से और उनके बीज इधर उधर फेंकने गिराने से भी क्या हो जाते हैं, बीज अंकुरित हो जाते हैं और बीजों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। अब कुछ विधियां, स्पेशल विधियां दी गई हैं, उनके आधार पर देखते हैं। वायु द्वारा, अब क्या है, वायु द्वारा तो हवा कुछ छोटे, सूखे तथा हल्के बीजों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ाकर ले जाती है, ठीक है। कुछ बीजों में बारीक रेशे तथा पंख होते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। कपास एवं आक तो देखा होगा ना, आदि के बीजों के चारों ओर बारीक बारीक बाल होते हैं। जब ये बीज हवा में उड़ते हैं तो इनके बाल एवं एक पैराशूट की तरह काम करते हैं। जो इसके बाल है ना, जो रेशे हैं, वो इसके किसकी तरह काम करते हैं, पैराशूट की तरह। तथा बीज हवा के साथ साथ उड़ते हुए बहुत दूर तक चले जाते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें दिखा रखा है ना, देखिए इसमें क्या है, इसमें ये पैराशूट की तरह काम करते हैं। इसमें बीज ये नीचे की ओर होगा और ये हवा में उड़ते हुए चले जाएंगे। जल द्वारा, जल में या जल के आसपास उगने वाले पौधों के बीज बहते जल के साथ दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। नारियल के पेड़
तटवर्ती क्षेत्रों में उगते हैं। कभी कभी नारियल समुद्र में गिर जाता है, ये देखो ऐसे गिराया हुआ है, यह समुद्र में तैरने लगता है। इसका रेशेदार छिलका तैरने में इसकी मदद करता है और दूर दूर तक बहता चला जाता है। छिलका तो देखा होगा ना, ब्राउन ब्राउन। छिलके के अंदर का कठोर भाग नारियल को पत्थरों से टकराने पर टूटने से बचाता है। जब नारियल किसी तट पर पहुंचता है तो इसका बाहरी आवरण गलने लगता है और कुछ समय पश्चात उसमें से बीज बाहर निकल आता है। इस प्रकार अपने वृक्ष से दूर नारियल एक नया वृक्ष उग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, नारियल का एक नया पौधा बन जाएगा। कमल के फल भी उसके स्पंजदार डंठल में ऊपर की ओर लगे होते हैं। ठीक है ना, कमल के जो फल होता है उसके भी स्पंजदार डंठल में ऊपर की ओर बीज हैं जो स्पंजदार होते हैं और डंठल के ऊपर की ओर लगे होते हैं। इन फलों में ऊपर की ओर बीज होते हैं। ये हल्के डंठल पानी में तैर रहते हैं, बाद में ये गल जाते हैं तथा बीज बाहर निकल आते हैं। अब प्राणियों द्वारा, तो ये तो आपने सबने देखा होगा। कुछ पौधों के फल स्वादिष्ट, गुद्देदार तथा रसीले होते हैं। ठीक है, विभिन्न जंतु तथा मनुष्य इन फलों को दूर दूर तक ले जाते हैं। वे इन फलों के गुद्दों को तो खा लेते हैं लेकिन इनके बीजों को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। इस प्रकार पौधों के बीज अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद देखिए, कुछ फलों के छोटे बीज प्राणियों द्वारा गुद्दे के साथ निगल लिए जाते हैं। ठीक है ना, कुछ फलों के छोटे बीज होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, जब हम खाते हैं तो उसके साथ ही क्या निकल जाते हैं, वो अंदर ही निगल लिए जाते हैं। ये कठोर बीज पच नहीं पाते तथा मल के साथ सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। भूमि पर ये अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। ये फल आसपास घूमते पशुओं की खाल अथवा बालों पर, पक्षियों के पैरों पर चिपक जाते हैं तथा दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। अब कई जैसे जानवर है, उन्हें को उनसे बीज निकालने थोड़ा ना आ रहे हैं, तो वो साथ में बीजों को निगल जाते हैं। तो वो मल अपना जब वो अपचित बीज मल के साथ सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं और इधर उधर गिर जाते हैं और वो पशुओं की खाल पर या बालों पर या पक्षियों के पैरों पर चिपक कर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। फिर ये फल या तो गिर जाते हैं अथवा चुभने के कारण गिरा दिए जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, ये भूमि में गिरने पर भूमि से नमी प्राप्त करके और एक नए पौधे के रूप में आ जाते हैं। फल के चटकने के द्वारा, कुछ फल सूखने के बाद चटक जाते हैं और उनके बीज इधर उधर बिखर जाते हैं। जिस प्रकार मटर की फली सूखने के बाद स्वयं चटक जाती है। ठीक है ना, इसी प्रकार गुल मेहंदी तथा रैंडी फल एक झटके से बीज से फट जाते हैं तथा उनके बीज बिखर जाते हैं। उनके बीज क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। मटर की फली तो आपने भी देखी होगी। पौधों का जन्म बीज से होता है, किंतु बहुत से नए पौधों का जन्म पौधों के कुछ अन्य भागों जैसे जड़, तना व पत्तियों आदि से होता है। बीज के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से नए पौधों के जन्म को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो अब हमने प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, पौधों में प्रजनन के बारे में पढ़ा। तो प्रजनन के बारे में, इस प्रजनन का मुख्य प्रमुख स्रोत क्या है, बीज है। ठीक है, बीज की संरचना के बारे में बता दिया। अंकुरण में कर्मिक अवस्थाएं कौन कौन सी आती है वो बता दिया। बीजों का प्रकीर्णन किस किस के द्वारा होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, प्राणियों द्वारा, फल के चटकने द्वारा। इसके अलावा बीजों का जो प्रजनन है वो इसके पौधों के भागों द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे जड़, तना व पत्तियों द्वारा। तो इस प्रकार के जब बीज के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से जब नए पौधे का जन्म होता है तो उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तब कायिक प्रवर्धन के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। अभी तक आपको क्या जो बीजों के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना है और जो वायु द्वारा, जल द्वारा, प्राणियों द्वारा और फल के चटकने द्वारा, 4 तरह से इस 4 विधियाँ इसमें पाठ में आपकी बताई गई हैं, वो आपको याद करनी है। अंकुरण में कृत्रिम अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है बीज के अंकुरण के लिए, और बीज की संरचना क्या होती है, और पौधों के विभिन्न भागों के बारे में बताएंगे और उसके कार्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे और जिसको जो प्रॉब्लम हो वो व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दें। थैंक यू।